हेलो, मैं खेमराज गुरु सागर एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। पाठ नंबर 6 विश्व मानव अधिवास। देखो, अधिवास शब्द से अभिप्राय अधिवास जब से मानव का विकास होने लगा है तभी से अधिवास शब्द और अधिवास दोनों का अस्तित्व बना हुआ है। अधिवास जब आदि मानव ने अग्नि और पहिए का आविष्कार किया, उसके बाद उसने एकत्रीकरण किया। एकत्रीकरण के बाद उसने धीरे धीरे आखेट करना शुरू किया। आखेट करने के बाद उसने पशुओं को पालतू बनाया, यानी पशुपालन का कार्य करने लगा। पशुपालन के साथ उसने कृषि कार्य करना शुरू किया। उसके बाद उसे महसूस हुआ कि एक स्थायी आवास हो, स्थायी अधिवास होना चाहिए, यानी स्वयं की और स्वयं के साथ पशुओं की और खाद्यान्न की सुरक्षा के लिए उसने क्या किया, एक स्थायी आवास बनाना शुरू किया। स्थायी आवास बनाने के लिए उसने क्या किया, जैसे एक व्यक्ति यहाँ निवास करता है, एक यहाँ निवास करता है। धीरे धीरे इसकी जनसंख्या बढ़ती गई। जनसंख्या बढ़ने के कारण इसमें और घर मकान इनका निर्माण होने लगा, कच्चे पक्के। तो ऐसे इनमें होने लगा दूर दूर। फिर इस एक घर ने क्या ले लिया, एक बस्ती का रूप ले लिया। बस्ती के बाद में क्या होता है, धीरे धीरे बस्ती बढ़ेगी, जनसंख्या बढ़ेगी, तो क्या हो जाएगा, ये फिर नगर हो जाएगा। बस्ती क्या हो जाएगी, नगर। नगर में तब्दील हो जाएगी जैसे जैसे इसकी जनसंख्या बढ़ेगी। फिर नगर क्या हो जाएगा, महानगर। महानगर क्या हो जाएगा, सन्नगर। सन्नगर क्या हो जाएंगे, विश्व नगर। और अंतिम में मिलियन सिटी। ये सभी हम मिलियन, नगर, महानगर सभी इसी पार्ट में आगे के टॉपिक में इनको जानेंगे अलग से कि नगर क्या होते हैं, महानगर क्या होते हैं। अब देखो, मानव अधिवास। मानव अधिवास मानव बस्ती को ही क्या बोलते हैं, हम मानव अधिवास बोलते हैं। मानव अधिवास का अभिप्राय, पृथ्वी के धरातल पर मानव द्वारा निर्मित एवं विकसित आवासों के संगठित समूह को अधिवास कहते हैं। देखो, जो धरातल है उस पे मानव प्राथमिकता किस स्थान को देता है अपने आवास बनाने के लिए, जहाँ पे समतल मैदान हो, जलवायु उपयुक्त हो रहने के लिए मानव के लिए, जैसे और कृषि करने के लायक हो। या दूसरा प्राकृतिक कारण होता है, जैसे बाढ़, मरुस्थलीय क्षेत्र से दूरी, समुद्र से दूरी। इसलिए मनुष्य अपने आवास कहाँ बनाने की प्राथमिकता देता है, जहाँ पे समतल मैदान हो वहाँ पे। दूसरी परिभाषा है प्रोफेसर विडाल डी लाप्लास के अनुसार, मानव द्वारा स्वयं के आवास एवं अपनी संपत्ति को रखने के लिए निर्मित संरचना क्या है, अधिवास है। अब हम देखेंगे मानव अधिवास के महत्वपूर्ण इकाइयां। देखो, मानव अधिवास का महत्वपूर्ण उपयोग, हम किन किन में उपयोग लेते हैं अधिवासों को, सामाजिक कार्यों में, आर्थिक
सांस्कृतिक आदि कार्यों में हम इनका उपयोग करते हैं। किनका? अधिवासों का। सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और हमारे घरेलू कार्य तो इसमें सम्मिलित है। दूसरा है अधिवास की महत्वपूर्ण इकाइयां, जैसे खुद अधिवास, मकान, घर, निवास स्थान आदि। ये क्या है? इसकी इकाइयां हैं अधिवास की। देखो, इसमें एक झोपड़ी से लेके एक भव्य इमारत शामिल है। किसमें? अधिवास में। वो किसी भी मानव का अधिवास हो सकती है। अधिवास के संपर्क के लिए पगडंडी, गली, सड़क, नहर और परिवहन मार्ग। पगडंडी आप सभी जानते होंगे, जैसे खेत में मेड़ होती है कच्ची, उस पे पहले जैसे गाय, बकरी, भेड़ ये चलते हैं, उन चलते चलते वहाँ क्या हो जाती है? एक पगडंडी बन जाती है, लेकिन दूर से ही दिखाई देती है। गली क्या होती है? बिल्कुल सकरा रास्ता होता है। सड़क और नहर, तो इस नहर के दोनों तरफ क्या होता है? रास्ता होता है आने जाने के लिए, लोगों के लिए। तो ये क्या करती है? संपर्क का कार्य करती है नहर। परिवहन के मार्ग, जो हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा, जल, वायु, सड़क और पाइपलाइन, चारों परिवहन के मार्ग है। ये सभी भी क्या करते हैं? नगरों को महानगरों से जोड़ते हैं, जिले को जिले से, गांव को जिले से। दूसरा, बस्तियां छोटे रूप से विकसित होकर क्या करती है? मिलियन सिटियों का निर्माण करती है। जैसे एक बस्ती है, इसमें लगभग 5000 की आबादी है। फिर धीरे धीरे इसकी आबादी बढ़ेगी, बढ़ने के बाद क्या हो जाएंगे? नगर। फिर धीरे धीरे नगरों की आबादी बढ़ेगी, नगरों की आबादी बढ़ने के बाद क्या बन जाएंगे? ये महानगर। महानगर के बाद में क्या होगा? विराट नगर। विराट नगर के बाद में विश्व नगर, जहां करोड़ों की आबादी निवास करते हैं। विश्व नगर के बाद में मिलियन सिटी, जैसे मुंबई, दिल्ली, न्यूयॉर्क। महानगर में अपना जयपुर आता है। नगर में चाकसू, बस्ती, शिवदासपुरा, चंदलाई। अब देखेंगे हम अधिवास के प्रकार। अधिवास को मुख्यतः दो रूपों में बांटा गया है, स्थायी अधिवास और अस्थायी अधिवास। स्थायी अधिवास की बात करते हैं हम, अस्थायी अधिवास की। अस्थायी अधिवास में हमने दूसरे पाठ में अध्ययन किया था कि उसमें हमने देखा बुशमैन जनजाति, कद्दू, पिग्मी, गोंड, भील, गढ़वाल, गुर्जर, ये जनजातियां हैं जो क्या करती है? अपना मौसमी परिवर्तन करती है। ये क्या करती है? मुख्यतः पशुपालन जनजातियां हैं। तो ये एक स्थान से दूसरे स्थान पे निर्वाह करती है, यानी ये क्या करते हैं? जीवन निर्वाह कृषि करते हैं, या जीवन निर्वाह के लिए पशुपालन। स्थायी अधिवास। स्थायी अधिवास की उत्पत्ति कब और कैसे हुई, इसका कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है अभी, पर कुछ विद्वान यह मानते हैं कि स्थायी अधिवास का प्रमाण उत्तर पाषाण काल से माना जाता है, जब मानव स्थायी तौर से कृषि कार्य करने का कार्य पूर्णतः शुरुआत कर दी। उसके बाद स्थायी अधिवास होने का प्रमाण माना जाता है।
अब हम देखेंगे कि स्थायी अधिवास की आवश्यकता क्यों हुई। मानव बस्ती का स्थायित्व निम्न बातों पर निर्भर करता है, यानी मानव स्थायी तरीके से किस प्रकार निवास करता है, कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं मानव को। तो पहला कारक है उसमें स्थानीय संचित संसाधन, यानी उसे किस प्रकार की वस्तुओं की आवश्यकता है, वो वहाँ पे उपलब्ध है या नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति रोजगार के लिए आता है तो वहाँ उस क्षेत्र में रोजगार है या नहीं, कृषि कार्य करने के लिए आता है तो वहाँ पे जल उपलब्ध है या नहीं, उपजाऊ मिट्टी है या नहीं वहाँ की। जैसे इसका हम एक छोटा सा उदाहरण ले, भारत का जमशेदपुर, तो क्या है, एक औद्योगिक प्रदेश है पूरा, तो वहाँ पे क्या है, लोगों को रोजगार मिलता है, इस वजह से वह नगर बढ़ता जा रहा है। धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वह महानगर हो जाएगा। पहले बस्ती थी, फिर नगर बना और अब महानगर की ओर बढ़ रहा है। दूसरा, बाह्य विश्व से संबंध, भाई उस क्षेत्र का परिवहन की दृष्टि से या वहाँ के आर्थिक सामाजिक राजनीतिक स्थिति कैसी है, वहाँ पे संबंध कैसे हैं उस क्षेत्र के। अगर वहाँ पे कोई व्यापारी व्यापार करना चाहे तो उसका उस देश से या उस क्षेत्र से उस देश में उसकी कनेक्टिविटी कैसी है, परिवहन का जाल कैसा है, वहाँ पे सड़क जल वायु परिवहन कैसा भी हो वह किस प्रकार है। तीसरा, भावी उन्नति की संभावनाएं, कि इस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में वह निवास करेगा, अपना निवास स्थान अधिवास बनाएगा, उस क्षेत्र में भावी उन्नति की क्या क्या संभावनाएं हैं, या कुछ समय के लिए ही वह स्थायी या अस्थायी तौर पे रहेगी। चौथा, सुरक्षा, जैसे भारत और पाकिस्तान है, पाकिस्तान की तरफ से जो रेड क्लिफ सीमा है भारत की, उस पे हमेशा तनाव होता है, तो वहाँ पे भारत में भी हम देख सकते हैं और पाकिस्तान की तरफ भी देख सकते हैं, जनसंख्या का घनत्व तो क्या है, कम है। क्यों है, वहाँ पे सुरक्षा का अभाव है, एक ये भी कारण है। दूसरा, वहाँ पे मरुस्थल का है, हम दूसरे देश की ओर चल रहे हैं, जैसे इराक ईरान, वहाँ पे क्या होते रहते हैं, आतंकवाद है बहुत ज्यादा, इस वजह से वहाँ से लोग क्या कर रहे हैं, पलायन कर रहे हैं। है, लोगों को विश्वास है, उन देशों में प्रवास कर रहे हैं, जैसे अमेरिका, रूस, जापान, यूरोपीय कंट्रीज, इन देशों में अधिक प्रवास हो रहा है। किन देशों से, जिनमें आतंकवाद अधिक है या वहाँ के भौगोलिक सांस्कृतिक आर्थिक दृष्टि ठीक नहीं है। पांचवा, धार्मिक सांस्कृतिक और आर्थिक कारण, कुछ लोग जहाँ पे बड़े मंदिर है, जहाँ पे मंदिर मस्जिद, जैसे भारत में हम देखें अयोध्या, तो जो हिंदू धर्म से संबंधित है वह लोग किस क्षेत्र को पहली प्रायोरिटी देंगे, अयोध्या को। दूसरी, प्रयाग, उज्जैन, तो लोग वहां जाना पसंद करेंगे जहाँ पे जो मंदिर, जो बड़े बड़े मंदिर है, बड़े बड़े धार्मिक स्थल है, वहाँ पे आर्थिक, जहाँ पे जैसे हम राजस्थान की बात करें, राजस्थान में जयपुर की जनसंख्या क्यों बढ़ रही है ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे हर व्यक्ति को लगभग रोजगार मिल जाता है, इस वजह से वो अन्यत्र दूसरे जिलों से यहाँ पे लोग प्रवास कर रहे हैं, कहाँ पे, जयपुर में, और यहाँ पे अपना स्थायी अधिवास बना रहे हैं। मानव अधिवास का निर्माण निम्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है, जिसमें से पहला और महत्वपूर्ण उद्देश्य है भौतिक वातावरण की कठोरता को कम करने के लिए या मौसमी परिस्थितियों से सुरक्षा के लिए। जैसे भौतिक वातावरण, गर्मी, सर्दी, तो इनसे हमें जो हमारा अधिवास होता है, घर होता है, उसमें सुरक्षा मिलती है। यानी जैसे सर्दी होती है तो घर के अंदर जाते ही कम सर्दी महसूस होती है, गर्मी अधिक होती है तो अंदर जाते ही ठंड
महसूस होने लगती है हमें कुछ। दूसरा है मौसमी परिस्थितियां, जैसे आंधी, तूफान, बारिश, तो इनसे भी हमें क्या मिलती है, सुरक्षा मिलती है। दूसरा पॉइंट, खाद्य व उपयोगी सामग्री के भंडारण हेतु, जैसे हम खाद्य वस्तुएं होती है, गेहूं या कुछ और खाने के लिए सामग्रियां, तो वो कहाँ रख सकते हैं हम, हमारे अधिवास घर में। दूसरा हमारे महत्वपूर्ण सामग्रियां होती है, जैसे कुछ डॉक्यूमेंट्स या कुछ लोगों के घरों में काफी पैसा होता है, तो वो भी कहाँ रख देते हैं, कुछ घरों के अंदर रख लेते हैं, तो वहां पे उनकी क्या होती है, अच्छी सुरक्षा महसूस होती है उनको। तीसरा पॉइंट है जंगली जानवरों व पशुओं से सुरक्षा, जैसे हमने पुरानी कहानियों में छोटी कक्षाओं में सुना होगा कि छोटे बच्चों को जंगल से आकर जंगली जानवर उठा के लेके चले जाते हैं, वो नींद में होते हैं और उनको ले जाते हैं जंगली जानवर। दूसरा, हम जब हमारा निवास स्थान बनाते हैं कहीं पे भी, तो वहाँ पे जंगली जानवर, सांप वगैरह, गाय भैंस, नीलगाय और शेर आदि से हमें क्या मिलती है, वहाँ पे सुरक्षा मिलती है, क्योंकि वहाँ हमारी एक चार दीवारी होती है, तो उसके अंदर वो नहीं आते। क्यों नहीं आते, वहाँ पे चहल पहल होती है, अग्नि जली हुई होती है, लाइट जली हुई होती है, रात के समय ही ज्यादा ये जानवर बाहर निकलते हैं। तो चौथा, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक, शैक्षिक कार्यों के लिए, जैसे हम किसी भी प्रकार की मीटिंग, सभा आयोजित करें, तो वो कहीं सेमिनार हो या कहीं बड़ी जगह जहाँ पे अच्छी व्यवस्था हो छाया की, तो वहीं पे हम वो सभा आयोजित करेंगे, सांस्कृतिक प्रोग्राम करेंगे, कहीं पे भी हम बाहर करेंगे किसी देव स्थान पे, तो वहाँ पे धर्मशाला में, घर पे करेंगे, तो घर पे हम कहाँ करेंगे, जहाँ हमारा निवास स्थान है वहाँ पे। धार्मिक आदि कार्यों के लिए भी हमारे काम में लिए जाते हैं अधिवास। आर्थिक, जहाँ फैक्ट्रियाँ, उद्योग धंधे में सभी इनमें कहाँ स्थापित किए जाते हैं, जहाँ पे भवन होंगे। शैक्षिक कार्य, जैसे पहले की तरह अब गुरुकुल या पेड़ के नीचे तो पढ़ाया नहीं जा सकता, तो इसके लिए भी हमें क्या चाहिए, भवन चाहिए। अंतिम, पारिवारिक एवं विलासतापूर्ण जीवन जीने के लिए, जैसे हम सभी परिवारजन एक जगह एक ही छत के नीचे कहाँ रह सकते हैं, घर में। दूसरा, विलासितापूर्ण जीवन जीने के लिए, जैसे अगर घर ना हो तो एसी, फ्रिज, कूलर, ये सब हम कहाँ रखें, प्राकृतिक, जो जैसे गर्मी, सर्दी, बारिश, तूफान जो आएगा वही हमें सहन करना होगा। इसलिए इन सभी पांचों बिंदुओं के माध्यम से हम ये देख सकते हैं कि जो हमारे स्थायी अधिवास